गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो प्रीलिम्स बूस्टर का हम अपना पहला टॉपिक देखते हैं आज, जो कि है चाबहार पोर्ट। तो इंडिया ने भी इटली के मार्गरा पोर्ट से दो मोबाइल हार्बर क्रेन्स जो हैं वो ईरान के चाबहार पोर्ट पे पहुंचाई हैं अभी, जिसकी वैल्यू जो है वो मोर देन $25 मिलियन है। और एज़ पर द कॉन्ट्रैक्ट इंडिया को सिक्स जो हैं जो टोटल मोबाइल हार्बर क्रेन्स पहुंचानी है वहाँ पे, उसमें से वो दो अभी रिसेंटली सप्लाई कर चुका है। ठीक है। तो इससे क्या होगा, इन क्रेन से क्या होगा कि जो इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड जो ईरान में अभी ऑपरेट कर रहा है, तो उसको कंटेनर को हैंडल करना, बल्क जो कार्गो है उसको हैंडल करने में, जो शहीद बेहेश्ती पोर्ट है चाबहार का, वहाँ पर हेल्प हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसी टोटल 6 क्रेन्स पहुँचानी है, लेकिन अभी दो पहुँचा चुका है इंडिया। ठीक है। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं चाबहार पोर्ट के बारे में। तो चाबहार पोर्ट जो है वो, उसका जो आइडिया था सबसे पहले, वो 2003 में रखा गया था। जब ईरान के प्रेसिडेंट जो मोहम्मद ख़तामी थे, वो जब इंडिया में विज़िट किया था उन्होंने, तब ये आइडिया जो है इसको रखा गया था कि एक इंडिया को चाबहार पोर्ट जो है वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एक कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए। ठीक है। तो इंडिया ने उस कॉन्ट्रैक्ट को जो है एक तरह से परसू किया, और इंडिया ने बहुत सारे एग्रीमेंट्स किए चाबहार पोर्ट पे, ट्राइलैटरल एग्रीमेंट्स किए, जिसमें उन्होंने इंडिया ने ईरान के अलावा अफ़गानिस्तान को भी उसमें शामिल कर लिया, ताकि एक तरह से हमारा ट्रांजिट कॉरिडोर पूरा हो सके। ठीक है। उससे क्या होगा कि अफ़गानिस्तान जो है उसके पास गुड्स भेजने का या फिर वहाँ से गुड्स जो है वापस लेने का, एक तरह से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का हमारे पास एक तरह से अच्छा ऑल्टरनेटिव रूट मिल गया हमको, विदाउट आर रिलायंस ऑन पाकिस्तान। ठीक है। तो हमको बिना पाकिस्तान की जो है लैंड को यूज़ किए हमको एक ऑल्टरनेटिव रूट मिल गया ईरान के थ्रू, और वहाँ से हम जो है वो ट्रेड करेंगे पाकिस्तान के, आई मीन अफ़गानिस्तान के साथ भी और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ भी। ठीक है। तो चाबहार के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। इसके लिए एक MOU साइन हुआ था मई 2015 में, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वहाँ पर उन्होंने विज़िट किया था। और चाबहार पोर्ट का जो फ़ेज़ 1 है, वहाँ पर ये इतनी अमाउंट की एक एक्सपेंडिचर करना था, एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है $22.95 मिलियन पर 10 ईयर की लीज़ पे हमको चाबहार पोर्ट मिला है। तो मतलब क्या है इसमें कि 10 ईयर्स के बाद, अब म्यूचुअल डिसाइडेड टाइम अभी तो 10 ईयर्स है, शायद इसको लीज़ को बढ़ाया भी जा सकता है। तो मतलब चाबहार पोर्ट इंडिया के पास 10 ईयर्स के लिए है। ठीक है। तो अभी के मुताबिक इंडिया जो है, जब 10 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद इंडिया को जो सारा इक्विपमेंट है जो वो है, वो सारा ईरान को वापस ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। ठीक है। तो एक तरह से लीज़ पे हमने इंडिया ने वो पोर्ट लिया है, बहुत स्ट्रेटजिक लोकेशन पे है। और ईरान ने हमको बोला है कि $150 मिलियन की हमको लाइन ऑफ क्रेडिट भी दो, मतलब एक तरह से लोन दो हमको। और जो है उस टाइम पर ये डिसाइड हुआ था मई 2015 में कि 1.5 साल के अंदर अंदर जो है कॉन्ट्रैक्ट के जो है वो शुरू हो जाना चाहिए। ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ, आपको पता है कि ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए थे, ईरान जो न्यूक्लियर डील के लिए, न्यूक्लियर जो है प्रोलिफरेशन के लिए सैंक्शंस लगे हुए थे। लेकिन फिर क्या हुआ, 2015 में ईरान न्यूक्लियर डील हो गई। ठीक है। उससे फिर क्या हुआ, सैंक्शंस को लिफ्ट हुआ। जब सैंक्शंस लिफ्ट हुए जनवरी 2016 में, तो इंडिया ने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट शुरू की, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू किया। लेकिन जब फिर प्रेसिडेंट ट्रंप आए, उन्होंने दोबारा ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। तो ये एक तरह से ऑन एंड ऑफ चलता ही रहा। चाबहार प्रोग्राम जो हमारा है वो ऑन एंड ऑफ चलता रहा। फिर इंडिया ने जो है एक तरह से उनसे US से एक्सेप्शन ले लिया कि हमको आप इनके साथ डील करने दो, बिकॉज इट इज़ स्ट्रेटेजिक लोकेशन फॉर अस एंड वी वांट टू एक्सप्लोर our business in Central Asia, and we want to replace China as a हेल्पिंग हैंड टू पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। सो इंडिया को उन्होंने इजाज़त दे दी, US ने एक एक्सेप्शन दे दिया कि यस यू कैन एक्सप्लोर दिस चाबहार पोर्ट एंड दिस एक्शन विल नॉट, दिस एक्सप्लोरेशन ऑफ पोर्ट विल नॉट इनवाइट सैंक्शंस अपॉन यू। सो हमने, इंडिया ने जो है वहाँ पर चाबहार पोर्ट जो है उसको शुरू कर दिया। ठीक है। वहाँ पर दो इंडिया की कंपनीज़ हैं, इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड और कांडला पोर्ट ट्रस्ट। दोनों की दोनों जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंडर आती हैं। ये दोनों वहाँ पर ऑपरेट कर रही हैं। ठीक है। और इससे क्या हो रहा है, हमको इंडिया की जो शिप्स हैं उसको डायरेक्ट एक्सेस मिला ईरान के कोस्ट का, और एक रेल लाइन जो हमने अफ़गानिस्तान के बॉर्डर टाउन जारांज पर बनाई है, उसके थ्रू हम जो है रोड लिंक के थ्रू और जो है हम चाबहार पोर्ट तक भी जाते हैं। ठीक है। तो क्या होता है कि इंडिया की शिप्स जो है वो चाबहार तक जाती हैं, फिर वहाँ चाबहार से जो है जारांज तक जो है गुड्स जो भी हमने अफ़गानिस्तान को भेजने हैं वो वहाँ पर ट्रांसफ़र किए जाते हैं। फिर जारांज से जो है वो रेलवे लाइन में एक तरह से पूरे अफ़गानिस्तान में वो जो गुड्स हैं उसको फैलाया जाता है।
तो ज़ारांज दिलारम जो रोड है वो इंडिया ने ऑलरेडी, जो दिलारम कहाँ पर है, ईरान में, तो ठीक है, ज़ारांज दिलारम जो रोड है वो इंडिया ने 2009 में बना दी थी। और जो ये गारलैंड हाईवे है वहाँ पर जो अफ़गानिस्तान में, वो उसका एक्सेस मिला है हमको ये रोड बनाने से, ठीक है। हेरात, कंधार, काबुल और मज़ार शरीफ, जो ये गारलैंड हाईवे में ये 4 मेजर सिटीज़ कवर हो जाती हैं। तो इंडिया को बेनिफिट क्या है चाबहार पोर्ट का? सबसे पहला तो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और स्ट्रेटजिक जो है बेनिफिट्स हैं हमको। एक तो लैंड कनेक्टिविटी मिल रही है इंडिया को, ताकि वो अपने एक्सपोर्ट जो है वो अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशियन मार्केट्स में कर सके। दूसरा है कि लॉन्ग टर्म एक तरह से एंगेजमेंट हमको ईरान के पास मिल गई है। अब इससे क्या होगा कि एक बार हमारे साथ ईरान ने डील करके देख लिया चाबहार में, तो इट विल ऑल्सो बी बेनिफिशियल फॉर देम कि वो हमको और भी प्रोजेक्ट्स जो है उसमें इनवाइट करें और उसमें इंडिया को एक पार्टनरशिप का एक मौका दे, ठीक है। दूसरा एक और हमारे को सबसे बड़ा है जो स्ट्रेटजिक इसका फ़ायदा हुआ है, वो ये हुआ है कि पाकिस्तान को बाईपास करके हम अफ़गानिस्तान तक पहुंच सकते हैं इस चाबहार के थ्रू, ठीक है। दूसरा एक और सबसे जो इम्पोर्टेंट हमारा ऑब्जेक्टिव था वो था कि चाइना जो है उसने पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट जो है उसको एक तरह से लीज़ पे लिया है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए। लेकिन इंडिया ने जो है, इंडिया के पास ऐसा कोई स्ट्रेटजिक पॉइंट नहीं था, तो इंडिया के पास अब वो चाबहार पोर्ट आ चुका है, ठीक है। और एक इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाएगा चाबहार ट्रेड के लिए, ठीक है। अब थोड़ा सा देखते हैं कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर क्या है। 7200 किलोमीटर का ये एक तरह से मल्टी मोड नेटवर्क ऑफ शिप, रेल और रोड तीनों का एक रूट है ये एक तरह से। और ये किस किस के बीच में है, कौन सी कंट्रीज़ के बीच में है? इंडिया, ईरान, अफ़गानिस्तान, अज़रबैजान, रशिया, सेंट्रल एशिया और यूरोप की कुछ कंट्रीज़ के बीच में, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि इंडिया में समझ लो मुंबई से कोई जो है गुड्स चले, फिर वो ईरान के थ्रू अफ़गानिस्तान जाएंगे, अफ़गानिस्तान अज़रबैजान, रशिया, सेंट्रल एशिया और यूरोप तक हमारे गुड्स जो है वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाएंगे। एक तरह से कॉस्ट इफेक्टिव हमारी को जो है ट्रेड पड़ेगा, ठीक है। और ये INSTC जो प्रोजेक्ट है इसको किसने इनिशिएट किया था? रशिया, इंडिया और ईरान ने सितंबर 2000 में सेंट पीटर्सबर्ग में जो है इसको इनिशिएट किया था इन तीनों कंट्रीज़ ने, ठीक है। अब इससे क्या है कि फ्री मूवमेंट हो जाएगी, मूविंग फ्रेट फ्रॉम इंडिया, ईरान एंड अज़रबैजान एंड रशिया जो है वो शिप, रेल और रोड के थ्रू जो ये रूट है इससे हम अपना जो है गुड्स भेज सकेंगे, ठीक है। बहुत सारी मेजर सिटीज़ को कनेक्ट करता है ये, मुंबई, मॉस्को रशिया में है, तेहरान, बाकू, बंदर अब्बास, अस्ट्राखान भी रशिया में है, बंदर अंजाली एटसेट्रा। इन सारी के जो सिटीज़ को ये कनेक्ट करता है, ये सारी जो है एक तरह से ट्रेड कनेक्टिविटी में हमको हेल्प करेंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 5G। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने सारी टेलीकॉम कंपनी से पूछा है कि आपको किस तरह से जो है वो स्पेक्ट्रम चाहिए फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स, ताकि आप 5G बैंड्स जो है वो अपने जो है डेवलप कर सको, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि 5G टेक्नोलॉजी है क्या। ये लेटेस्ट अपग्रेड है हमारे लॉन्ग टर्म LTE, पता है आपको LTE मोबाइल टेक्नोलॉजी जो अभी हम 4G में भी यूज़ कर रहे हैं, तो उसका ही एक अपग्रेड है, ये अपग्रेडेड वर्जन है जो 5G या 5th जनरेशन जो हमारी जो है कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन है, वो इसका एक अपग्रेडेड वर्जन है। और ये 3 बैंड्स में अवेलेबल है, लो, मिड और हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब लो बैंड में क्या होता है कि इंटरनेट की स्पीड तो कम होती है, लेकिन उसकी कवरेज और उसकी जो एक तरह से सिग्नल की कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा वाइड होती है, ठीक है। मतलब स्लो इंटरनेट होगा थोड़ा एज़ कम्पेयर टू अदर 2 बैंड्स, बट उसकी जो कवरेज है वो बहुत हाई लेवल पर होगी, ठीक है, ठीक है। अब आपको एक सिंपल सा एग्जांपल से समझाता हूँ। आपके घर पे अगर वाईफाई लगा है, तो आपके फाइबर ब्रॉडबैंड लगा है आपके घर पे, तो उसमें क्या होता है 2.5 गीगाहर्ट्ज़ वाला, और एक होता है आपके पास 5 गीगाहर्ट्ज़ वाला, ठीक है। तो 2.5 गीगाहर्ट्ज़ वाला जो होता है उसकी कवरेज तो आपके पूरे घर में होती है, लेकिन उसमें स्पीड थोड़ी सी कम आती है, ठीक है। लेकिन जो 5 गीगाहर्ट्ज़ वाला है जिसमें आपके कहीं 5G लिखा आता है, ऑफ कोर्स दैट इज़ नॉट 5G एक्चुअली, इट एक्चुअली मीन्स 5 गीगाहर्ट्ज़, बट ये 5G डिफरेंट चीज़ है। बट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ सिर्फ कि जो 5G वाला आप अब अपना इंटरनेट का जो आप कनेक्शन सिलेक्ट करते हो, तो उसमें आपकी स्पीड तो फुल आती है, स्पीड अच्छी आती है, लेकिन उसकी कवरेज जो है वो आपके कुछ जो है रूम्स में लिमिटेड हो जाती है, ठीक है। तो सिमिलर से यही एक जो है इस 5G टेक्नोलॉजी में भी यही प्रॉब्लम है, एक्चुअली नॉट प्रॉब्लम बट ये लिमिटेशन है कि लो बैंड जो स्पेक्ट्रम है उसकी कवरेज तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसकी स्पीड जो है वो थोड़ी कम आती है, मतलब 100 Mbps तक स्पीड दे रहा है वो, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जो आपके हमारे सेलफोन यूज़र्स जो हम जैसे आप और मेरे जैसे जो यूज़र्स हैं, उनके लिए 100 Mbps फॉर मोबाइल स्पीड इज़ वेल एंड गुड। तो जो है
जो कंपनी सोच रही है कि जो लो बैंड स्पेक्ट्रम है वो हम कमर्शियल जो सेलफोन यूज़र्स हैं उनको दे दें, ठीक है। अब जो मिड बैंड स्पेक्ट्रम है उसमें हाई स्पीड तो आती है एज़ कम्पेयर टू लो बैंड, लेकिन उसकी जो कवरेज एरिया है या सिग्नल के पेनिट्रेशन है वो थोड़ी सी कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू लो बैंड स्पेक्ट्रम, ठीक है। और ये जो बैंड ऑफ स्पेक्ट्रम है इसको इंडस्ट्रीज़ और स्पेशलाइज्ड फैक्ट्री यूनिट्स को देने की बात की जा रही है कि ये हम जो है इंडस्ट्री को देंगे, ठीक है। अब जो हाई बैंड स्पेक्ट्रम है उसमें हाईएस्ट स्पीड आती है, मतलब ऑलमोस्ट 20 Gbps की स्पीड आ रही है। आप सोच लो, अब 20 जो है गीगाबाइट्स पर सेकंड की स्पीड आ रही है, लेकिन उसकी जो कवरेज है और सिग्नल पेनिट्रेशन है वो बहुत ही कम है, ठीक है। तो ये अब इंडिया का इसमें क्या स्टैंड है, इंडिया अभी ने जो है 5G की जो टेक्नोलॉजी रेस है उसमें कहाँ तक पहुँचा है। रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जो तीनों कंपनीज़ हैं वो तीनों ही जो है 5G के ऊपर काम कर रही हैं। लेकिन ऑफ कोर्स भारती एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया इनके इनके जो है कैश, इनके पास कैश उतना नहीं है, उनके पास उतनी कैपिटल नहीं है कि वो इसको एक्सप्लोर कर सकें। रिलायंस जियो जो है वो 2018 से ही एक तरह से काम कर रहा है और इसको वो सेकंड हाफ ऑफ दिस ईयर 2021 के सेकंड हाफ में 5G नेटवर्क को कम्प्लीटली एंड टू एंड इंडिजिनसली उन्होंने खुद ही सब कुछ शुरू से लेकर एंड तक उन्होंने खुद बनाया है रिलायंस जियो ने। और ये 5G को लॉन्च करने की बात कर रहे हैं 2021 के मिड जो है सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में, ठीक है। और कंपनी जो है सारा का सारा टेक्नोलॉजी उन्होंने अपनी खुद बनाई है इसमें, ठीक है। अब ग्लोबल प्रोग्रेस क्या है कि क्या अभी तक कहीं पे भी 5G लॉन्च हुआ है? यस, यूएस में बहुत सारी कंपनीज है जैसे AT&T, टी मोबाइल, वेरिजोन, इन्होंने जो है कमर्शियल 5G ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं। वो बहुत सारी सिटीज़ में, ऑलमोस्ट 60 सिटीज़ में 2020 के एंड तक वो 60 सिटीज़ में जो है वो ऑलरेडी लॉन्च कर चुके थे, ठीक है। अब सैमसंग जो है उसने 2011 से ही 5G टेक्नोलॉजी के लिए जो हार्डवेयर की ज़रूरत है वो बनाना ऑलरेडी शुरू कर दिया था, ठीक है। तो इट्स नॉट कि जो 5G है वो अभी तक कहीं आया ही नहीं है। ऑफ कोर्स देयर आर प्लेसेस वेयर 5G इज़ अवेलेबल, और जो है जो हार्डवेयर है वो भी सैमसंग जो है वो एक तरह से प्रोवाइड करा चुका है, ठीक है। तो अभी इसी के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था कि ह्यूआवे जो है चाइना का वो भी प्रोवाइड करा रहा है, ह्यूआवे भी हार्डवेयर प्रोवाइड करा रहा है, बट देर आर सर्टेन रिजर्वेशंस अबाउट डेटा एंड ह्यूआवे के ऊपर थोड़े से कुछ कंट्रीज़ ने सैंक्शन लगाए हैं। तो दे आर प्रेफरिंग कि एनी अदर ऑल्टरनेटिव लाइक सैमसंग और शायद एरिक्सन या नोकिया एरिक्सन के पास जो है वो हार्डवेयर का जो है वो सोर्स करेंगी जो कंपनीज़, जैसे कि जो हमारी इंडिया की कंपनीज़ हैं वो भी शायद जो है वो ह्यूआवे को छोड़कर या तो सैमसंग या फिर नोकिया या एरिक्सन या किसी भी और कंपनीज़ के पास जो है वो अपनी हार्डवेयर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वहाँ से पूरे करेंगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो हमारा है G7 समिट। तो यूके जो है वो जून 2021 में G7 समिट को ऑर्गेनाइज़ करा रहा है, एक तरह से होस्ट कर रहा है। तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को जो है अटेंड करने के लिए इनविटेशन भेजा है कि G7 जो समिट है आप उसको अटेंड करो। इससे पहले जो है वो फ्रांस जो है वो होस्ट था और फ्रांस ने भी, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को अटेंड करने को कहा था और मोदी जी ने उसको अटेंड भी किया था G7 समिट को लास्ट ईयर। तो ये जो है G7 समिट के लिए एक तरह से इनविटेशन है। तो देखिए, तो हम थोड़ा सा देखते हैं कि G7 है क्या। G7 कब इमर्ज हुआ था? 1973 में जब अरब इजरायली वॉर हुई थी। उसके बाद जो ऑयल प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो जो ओपेक कंट्रीज़ थी, जो हमारी जो ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ थी, इन्होंने कनाडा, जापान, नीदरलैंड्स और USA के ऊपर एक तरह से एम्बार्गो लगा दिया था, एक तरह से सैंक्शंस लगा दिए थे कि वो ऑयल उनको नहीं देंगी, ठीक है। तो उससे क्या हुआ था, उनकी इकोनॉमी को शॉक हो गया था। तो फिर जो फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एक मीटिंग बुलाई फाइनेंस मिनिस्टर्स की, 5 जो सबसे डेवलप्ड मेंबर्स थे ओपेक के, उनकी जो है मीटिंग बुलाई। कौन कौन? फ्रांस तो ऑफ कोर्स इट वाज होस्टिंग। तो फ्रांस, USA, जर्मनी, जापान, इटली और UK, इन्होंने एक मीटिंग बुलाई, एक इनफॉर्मल डिस्कशन कि हम कैसे जो ग्लोबल इश्यूज़ हैं उनको कैसे रिजॉल्व करें, जो ये हमारे ऊपर ऑयल एम्बार्गो लगा इन सबको कैसे हम रिजॉल्व करें, ठीक है। फिर ये मीटिंग जो है वो एक तरह से फॉर्मलाइज हुई और 1976 नेक्स्ट ईयर जो है कनाडा को भी इसमें इंक्लूड करके एक तरह से जो है फर्स्ट टाइम G7 समिट को ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है। बनी कब है ये? 1975 में, लेकिन जो है कनाडा को इंक्लूड करके जब G7 कंप्लीट कब हुआ? तो 1976 में। और उसमें यूरोपियन यूनियन जो है, जो यूरोपियन यूनियन उस टाइम पे नहीं था, यूरोपियन कमीशन था, तो वो बाद में 92 में जाके यूरोपियन यूनियन बना है, बट ऑफ कोर्स इट वाज कॉल्ड यूरोपियन कमीशन अर्लियर। तो उसको एक नॉन एन्यूमरेटेड मेंबर, एक तरह से एसोसिएट मेंबर की तरह उन्होंने उसमें बुलाया था, एक तरह से ऑब्जर्वर की तरह बुलाया था।
और फिर 1998 में रशियन फेडरेशन है उसको भी ये जो है G7 को ज्वाइन करने के लिए बोला गया, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर और यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने। तो जो G7 था उसमें रशिया के ऐड होने के बाद 1998 में वो G8 बन गया, ठीक है। लेकिन 2014 में क्या हुआ आपको पता है कि जो यूक्रेन वाली जो वॉर चल रही थी, एक तरह से जो डिस्टर्बेंस चल रही थी, उसमें क्राइमिया को रशिया ने जब एनेक्स किया तो जो G8 ग्रुप था उसमें से रशिया को निकाल दिया गया और वो दोबारा से G7 ग्रुप बन गया है, ठीक है। अब कहते हैं कि इस G7 की भी एक्सपेंशन होनी चाहिए, और क्योंकि वो जो मॉडर्न डे रियलिटी है उसको रिफ्लेक्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है देखते हैं कि जो पहले ये G7 कंट्रीज़ थी जब वो बनी थी तब वो 2/3 ऑफ ग्लोबल जीडीपी जो है उसको रिप्रेजेंट करती थी, लेकिन अब वो 1/3 ऑफ ग्लोबल जीडीपी को रिप्रेजेंट करती है ऑन पीपीपी टर्म्स, ठीक है। अब सिमिलरली जो एमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, ब्राज़ील, चाइना, इंडिया और इंडोनेशिया, मैक्सिको, रशिया एंड टर्की, ये अब 2/3 ऑफ जीडीपी को रिप्रेजेंट करती हैं पीपीपी टर्म्स में, ठीक है। तो अब जो है इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पहले G7 कंट्रीज़ है दे डू नॉट होल्ड दैट मच पावर और इकोनॉमिक प्रोग्रेस एज कम्पेयर टू वन दे वर फाउंडेड, ठीक है। जब ये G7 जो इस्टेब्लिश किया गया था उसके मुताबिक, उसके कंपैरिजन में अब उनकी जो है इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं है। तो इस चीज़ को एक तरह से रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए और इसको G7 कंट्रीज़ को जो एक तरह से रिफॉर्म करके इन कंट्रीज़ को भी अब इसमें पार्टिसिपेट करने देना चाहिए, ठीक है। तो इंडिया का भी यही है, बाई 2000 ये कुछ एक आंकड़े दिए गए हैं कि बाई 2050 इंडिया का जो एक तरह से जीडीपी है वो $42 ट्रिलियन हो जाएगा पीपीपी टर्म्स में। प्लीज़ रिमेंबर ये पीपीपी टर्म्स है, परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में, ठीक है। तो एक तरह से इंडिया जो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी, एक तरह से सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी चाइना के बाद इंडिया और इंडिया के बाद यूएस, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि इंडिया का इसलिए स्ट्रॉन्ग केस है कि वो G7 में उसको इंक्लूड किया जाए, और इंडिया इज़ ऑल्सो डेमोक्रेसी, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अब फेलियर्स क्या रहे हैं G7 के? सबसे पहले तो कि जो हमारा 2007-8 का जो हमारा सब प्राइम क्राइसिस था उसको ये प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाए, उसको ये पता ही नहीं लगा पाए कि कब होने वाला है ये। उसकी वजह से क्या हुआ कि G7 जो है वो उसके फेलियर की वजह से हमको G20 बनाना पड़ा, ठीक है। लेड टू द राइज ऑफ G20। तो G20 जो है वो हमारे सब प्राइम क्राइसिस के बाद बना, क्योंकि G7 जो है उसको हैंडल करने में फेल हो गया था। दूसरा, कोविड-19 पैंडेमिक में, क्लाइमेट चेंज के कंटेक्स्ट में दाइश क्या है, ISIS, ठीक है, इस्लामिक स्टेट की जो हमारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसको हैंडल करने में, या फिर वेस्ट एशिया में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उन रिजॉल्व करने में G7 जो है वो हमेशा अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाए, एक तरह से फेल ही हुआ है, ठीक है। फिर क्लाइमेट चेंज के कंटेक्स्ट में फॉसिल फ्यूल्स और जो सब्सिडीज़, जो एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ वगैरह दे रहे हैं, इस कंटेक्स्ट में कोई भी एक्शन G7 जो है वो लेने में एक तरह से फेल हुआ है। और ये सब्सिडीज़ कौन सी हैं? जो डेवलपिंग कंट्रीज़ को मिलनी है सब्सिडी, ठीक है। वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को सब्सिडीज़ देनी है जो, ताकि जो है फॉसिल फ्यूल्स जो है उसको फेज़ आउट किया जा सके, तो वो भी देने में वो असफल रहे हैं, तो इसलिए G7 इसमें भी फेल हुआ है, ठीक है। बहुत सारी कंट्रीज़ G7 की, फ्रांस, जर्मनी और यूके जो है वो उनकी पॉपुलेशन में से सबसे ज़्यादा जो है वो दाइश क्या ISIS जैसा मैंने को बताया, उसमें सबसे ज़्यादा वॉलंटियर्स जो हैं वो इन 3 कंट्रीज़ में से ही गए हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो अ फेलियर ऑफ G7। तो वेस्ट एशिया जो है वो सबसे ज़्यादा इस टाइम पर टर्मोइल में है सिंस द फॉल ऑफ ओटोमन एम्पायर, ठीक है। तो तब से लेके आज तक के सबसे जो वहाँ पर इंस्टेबिलिटी जो है वो इस टाइम पर सबसे पीक पर है। तो दैट इज़ ऑल्सो अ फेलियर ऑफ G7 कंट्रीज़, जो अपने आप को एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वर्ल्ड समझ रही थी, बट वो कुछ भी यहाँ पर एक तरह से एक्शन लेने में फेल हुई है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर का आपका, इस बार आपके लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सुश्रुता, ठीक है। अब क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक ब्लॉक एम्स में, न्यू दिल्ली में जो एम्स हमारा हॉस्पिटल है, वहाँ पर प्लास्टिक सर्जरी के लिए एक बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी के लिए एक ब्लॉक जो है वो हेल्थ मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, और उसका नाम जो है वो सुश्रुता के नाम पर रखा गया है, ठीक है। अब सुश्रुता कौन थे? फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन भी कहा जाता है इनको। 6th सेंचुरी BCE में ये थे 6th सेंचुरी BC में ये एग्जिस्ट करते थे सुश्रुता जी, और इनको हम फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन भी कहते हैं, या फिर फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पर रहते थे? काशी में, ठीक है। तो ये बेसिक थी से उनकी डिटेल इतनी ही पता होनी चाहिए, नॉट टू मच, बट ऑफ कोर्स नाउ वी हैव टू फोकस ऑन सुश्रुत संहिता। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, उनका टेक्स्ट है सबसे ज़्यादा बड़ा, एक तरह से सबसे ज़्यादा जो नॉलेज है सर्जरी के बारे में एंशिएंट इंडिया में वो हमें सुश्रुत संहिता से मिलती है, ठीक है। जो हमारी
जो है ग्रेट ट्रायोलॉजी ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन में जो 3 सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे टेक्स्ट्स हैं, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय, उनमें से सबसे जो है एक पार्ट बनती है एक तरह से। उन तीनों में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो सुश्रुत संहिता ही है। तो हमारे अब ये सुश्रुत संहिता में क्या है, एनाटॉमिकल नॉलेज और सर्जिकल प्रोसीजर डिस्क्रिप्शंस। एनाटॉमिकल नॉलेज क्या होती है, हमारी ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स की जो है एनाटॉमी कहते हैं ना उसको, ह्यूमन बॉडी के जो पार्ट्स की जो साइंस होती है उसको हम कहते हैं एनाटॉमी। तो एनाटॉमिकल नॉलेज दे रहे हैं हमको, सर्जिकल प्रोसीजर्स बता रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। एक तरह से आप सोचो कि उस टाइम पर, एंशियंट टाइम्स पर, जब कोई भी सिविलाइजेशन में जो है इस लेवल की प्लास्टिक सर्जरी की बात उस टाइम पर की जा रही है, उसके ऊपर एक ट्रीटीज लिखी जा रही है, एक तरह से टेक्स्ट लिखा जा रहा है और इतनी डिटेल्ड टेक्स्ट है ये, तो दैट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर अस कि आयुर्वेदा जो है वो उस टाइम पर कितना ज़्यादा डेवलप था। ठीक है, अब उस टाइम पर आप सोचो कि ट्रांसप्लांट हो रहा है स्किन का फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। अब आपको पता है ना, जब कभी कभी बर्न हो जाए या कुछ इन्फेक्शन हो जाए तो क्या करते हैं, आपकी ही स्किन के किसी आपकी बॉडी के ही किसी हेल्दी स्किन को पील करके जो है एक तरह से सर्जिकल मेथड से उस बर्न वाले एरिया पर उसको स्किन को रिप्लेस किया जाता है। तो सोच लो कि एंशियंट इंडिया में जब 6th सेंचुरी का टाइम है, बिफोर क्राइस्ट, आप ये देख रहे हो ना, डेट्स बैक टू द टाइम्स ऑफ बिफोर क्राइस्ट, जब क्राइस्ट पैदा भी नहीं हुए थे, उनसे भी पहले जो है हम ये सब जो है हमारी जो आयुर्वेदा ये ऑलरेडी कर चुका है। ठीक है, अब राइनोप्लास्टी क्या होता है, राइनोप्लास्टी होता है जो नोज़ की प्लास्टिक सर्जरी। ठीक है, तो उस टाइम पर नोज़ की जो प्लास्टिक सर्जरी है, जिसको हम नोज़ जॉब भी कहते हैं एक तरह से हम आजकल, तो वो ऑलरेडी उस टाइम पर होती आ रही थी। और उन्होंने फ्लैप ऑफ स्किन लिया फोरहेड से और जो है नोज़ एक तरह से नवा ही बनाकर दिखा दिया सर्जरी के थ्रू। ठीक है, टू फॉर्म अ न्यू नोज़। तो एक तरह से उन्होंने फोरहेड से स्किन को लेके एक न्यू ही नोज़ बनाकर दिखा दिया, राइनोप्लास्टी करके दिखाई। ठीक है, और कंट्रीब्यूशंस क्या है सुश्रुता जी के, एक तो उन्होंने 12 वैरायटीज़ ऑफ फ्रैक्चर आइडेंटिफाई की और 6 टाइप्स ऑफ डिसलोकेशन, इसको भी आइडेंटिफाई करके उन्होंने बताया। फिर अलग अलग प्रिंसिपल्स को उन्होंने, ट्रैक्शन, मैनिपुलेशन, एपोजिशन, स्टेबलाइजेशन एंड पोस्ट ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी, अलग अलग तरह की जो हमारी जो साइंस है, मेडिकल साइंस है, उसके जो अलग अलग तरह के जो प्रिंसिपल्स हैं उन सबको उन्होंने अपनी बुक में मेंशन किया है। ठीक है, फिर इवन जो अभी हम लॉस्ट हेयर को कैसे हम वापस जो है एक तरह से उगा सकते हैं, और रिमूवल ऑफ अनवांटेड हेयर जो है वो हम कैसे कर सकते हैं, ये भी सुश्रुता जी जो थे उन्होंने अपनी सुश्रुत संहिता में इसको डिस्कस किया। ठीक है, फिर सर्जरी के बाद जो हीलिंग होती है उस प्रोसेस को परफेक्ट जो है वो कैसे किया जाए, ये भी सबसे जो अच्छी तरह से इन्होंने सुश्रुत संहिता में बताया गया है। और ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज के डॉक्टर्स इनको देखकर हैरान हैं कि उस टाइम पर ऐसा कैसे पॉसिबल था। ठीक है, तो इसलिए उसको हम कहते हैं कि गोल्डन एज ऑफ सर्जरी थी वो। तो सुश्रुत संहिता को हम अरेबिक में ट्रांसफ़र किया गया, किताब शाह शन अल हिंदी और किताब सुसरुद। ठीक है, इसको 8th सेंचुरी एडी में इसको ट्रांसलेट किया गया था। फर्स्ट यूरोपियन ट्रांसलेशन सुश्रुत संहिता की कब हुई, हेसलर ने लैटिन में पब्लिश किया और जर्मन में मुलर ने पब्लिश किया अर्ली 19th सेंचुरी में। ठीक है, फिर एक सर्जन थे हमारे, एक बहुत एमिनेंट सर्जन है एलन विपल, उनका रिमार्क है ये, आप अपने अगर आप आंसर लिखोगे तो इसके कंक्लूजन में लिख लेना कि एक उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि ऑल इन ऑल सुश्रुत मस्ट बी कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट सर्जन ऑफ द प्री मेडिवल पीरियड। ठीक है, तो अगर आपको इसके ऊपर कभी क्वेश्चन आता है, मेंस में भी आता है, तो आप ये कंक्लूजन दे सकते हो कि जो एलन विपल की ये स्टेटमेंट है ये आप यूज़ कर सकते हो अपने कंक्लूजन में। ठीक है, सो these were the topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.